अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रार खोड़ो, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह ख़ान। और अक्सर हम इस पर बात करते हैं कि एक तारीख़ी शख्सियत ने कहा था कि कुछ हफ्तों में दिहाइयाँ गुजर जाती हैं, राइट। यहाँ पर तो लग रहा है कि एक साल में सदियाँ गुजर गई हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रीजन में, बल्कि पूरी दुनिया में। अगर आप इस पर बात करना चाहें या ना करना चाहें, आपकी मर्जी है, आपका ही दिन है। लेकिन दोनों सूरतों में टीवी बंद रखिएगा जब भी आप बात करें। यस, थैंक यू फॉर दैट। इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन थी। मोहम्मद उवैस है हमारे साथ नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप दोनों हज़रात खुदा करे खुशी हूँ। सर, आपके खिदमत में सर एक सवाल और एक बात रखना चाहूँगा आज अपनी कॉल के दौरान। पहले तो सबसे पहले मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा जो जवान इस मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। बेशक। मैं अपने सवाल पहले करूंगा सर कि मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को चीन जैसे गैर जानिबदार मुल्क के साथ नहीं होना चाहिए था? इसके बरक्स हम बार बार आजमूदा और पीठ पर वार करने वाले इसराइल और हिंदुस्तान के खुला साथ देने वाले अमेरिका के मकासद की तकमील में बज़ाहिर नजर आते हैं, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की नहीं बल्कि अमेरिकी मकासद की खातिर होती है। वो कैसे? खासतौर पर जो एयर वो कैसे? तो जब से वो वैसा झड़पें तो सर हमारी होती रही हैं, लेकिन जब से ये जो बगराम एयर बेस वाला मामला उठा है उसके बाद से शिद्दत आई है। और हम जब इंडिया ने कहा कि हम जो है वो घेर के मारेंगे, नहीं, शिद्दत उस वक्त से नहीं आई। मिक्स कर रहे हैं, आप चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग अलग दुरुस्त होती हैं, लेकिन उनको मिलाया नहीं जा सकता। इसका बगरम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप एक दफ़ा टाइमलाइन देखें। मैं आपको कुछ, आप चाहे तो मैं आपको कुछ अदाद व शुमार भी पेश कर सकता हूँ, अगर आप मुझे एक सेकंड दें। यहाँ पर जब से अफगान तालिबान काबुल में काबिज हुए हैं, पाकिस्तान में हमलों की रफ्तार बढ़ती गई है। आप इस साल को ले लें, आप पिछले साल को ले लें, बगरम तो अभी की बात है यार। और इसको आप कैसे जोड़ रहे हैं? क्या अमेरिका ने उनको कहा है कि वो हमारे पे हमला करें? समझ नहीं आ रही। किसी मुल्क ने हिमायत नहीं की बगराम एयरपोर्ट की तजवीज़ की। किसी मुल्क ने हिमायत नहीं की, बल्कि मॉस्को फॉर्मेट में जिसमें पाकिस्तान शामिल था उसमें भी हमने ओपोज किया है। ठीक है, तो ये जो हो रही है ये एक अनप्रोवोक्ड अग्रेशन है। इसका अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज बिटवीन पाकिस्तान एंड दिस इज बिटवीन अफगानिस्तान। और बिल्कुल इसमें इंडिया का भी एक किरदार है। और ये जो बात है ना कि हमें चीन के साथ होना चाहिए था, कौन कह रहा है हम चीन के साथ नहीं है भाई? ये मतलब ये जो, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये जो एक बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना जियोपॉलिटिक्स की, थोड़ा सा अपना दायरा इसमें वसी करें। वैसे साहब, आप वैसे तो समझदार इंसान हैं, लेकिन इन चीज़ों को ज़रा देखा करें। कोई नहीं कह रहा कि अच्छा ऐसा नहीं है कि तू मेरा यार है तो फिर तू इसका दुश्मन है, ऐसा नहीं होता, राइट। समटाइम्स दिस हैपेंस। लेकिन अमेरिका और यूएस की रिलेशनशिप में इस वक्त एक बैलेंस चल रहा है। अमेरिका और चीन के रिलेशनशिप में पाकिस्तान का जो है, चीन के साथ हमारी एक परमानेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अमेरिका के साथ इस वक्त आपको 3 या 3.5 साल की एट द मोस्ट एक विंडो मिली हुई है। अब हम कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हम उनके सामने खड़े हो कि भाई तुम कुछ करोगे तो हम तुम्हारे पे न्यूक फायर कर देंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आई एम सॉरी वसत, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है। नहीं। मोहम्मद अकील हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर। अच्छा सर जी, मेरा इसी मौजूद से रिलेटेड है। अफगानिस्तान वार में लास्ट हम 4-5 ईयर से देखें, सोर्सेज पे जाके हमारे मुख्तलिफ सूबों में ये बहुत दहशत गर्दी के काम कर रहे हैं जी। सोल्जर्स तो मरी शहीद हो ही रहे थे, हमारे सिविलियन के ऊपर भी अटैक करते मुख्तलिफ टर्म्स कंडीशन। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पूरी कौम को, खासतौर पर पेशावर की आवाम को तो बहुत ही सपोर्ट करनी चाहिए, वजीर आला को, गवर्नर को, तमाम वज़रा को। और इसमें देखिए फौज में बहुत बड़ी बड़ी शहादत है, जितने यंग लड़कों को, मेजर्स को दिखानी चाहिए। पाकिस्तान ने अच्छा स्टैंड लिया और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। ये तो इसको हमारी पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तमाम सियासी जमात। एक तो ये। दूसरा मेरा इसी से रिलेटेड ये था कि हम जो मुख्तलिफ अफगान कैंप के लोगों को यहाँ से पाकिस्तान से शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे सिंपल कराची के अंदर, कराची में मोस्टली जो जमीन थी वो MDA की जमीन पे हमने काबजी इनको बिठाया हुआ। ठीक है, अब स्कीम 33 हो गई और इस तरीके से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होगा। अब यहाँ पे अब इनको ये चाहिए गवर्नमेंट को अपनी जमीनों को खुद प्रोटेक्ट करे। अभी आप देखें कि कुछ वकील जा रहे हैं, अपना नाम लिख के वो जमीन को होल्ड कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल जा रहा है वो जाके जमीन को होल्ड कर रहा है। देखिए इसमें सिंध में वज़ीर आला साहब को बहुत स्पेशली जाके और बहुत अच्छी टीम बना के इस जमीन को अपने कस्टडी में लेना चाहिए।
क्योंकि ये 63 टाउन के बैंक प्लॉट्स की जमीन पे कब्जा हुआ होगा। इनको मेरी ये राय है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से वज़ीर आला को लुक आफ्टर करना चाहिए और इसको एक टीम बना के आईजी को इसके लिए चार्ज दें। इस वक्त आईजी साहब बहुत जबरदस्त कर रहा हूँ कराची में, तो मैं कहता हूँ सिक्योरिटी के बहुत बेहतर हालात हो गए और अफगानिस्तान इससे और भी फर्क पड़ गया। देखिए, जहाँ तक आपकी पहले सवाल है तो बिल्कुल मुतहद होने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि कई लोग, कई पार्टीज़ बुग़्ज़ हुकूमत में ऐसे लगता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान या अफ़गान तालिबान की सपोर्ट में है, डी फैक्टो सपोर्ट में है। ना सिर्फ उनकी सपोर्ट में है, कुछ और जमातों की सपोर्ट में भी हैं जो वैसे ही फसाद कर रही होती हैं। तो कभी नफ़रत में बंदे को इतना नहीं गिरना चाहिए कि कहीं खुदा ना खास्ता आप मुल्क दुश्मनी में दाखिल हो जाए, और यहाँ पर मुझे अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि कुछ यूं ही रुझान है। जहाँ तक अफ़गान कैंप्स की बात है वो सर, अगर आप इस पर कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपडेट तो उसका ये है कि जो सोराब गोट की खेमा बस्ती थी या महाजिर कैंप था जो 40-45 साल पहले कायम हुआ था और जिसमें 14,000 अफ़गान पनाहगुज़ीर रहते थे, वो अब ख़त्म कर दिया गया है। 500 के करीब घर थे, वो बिल्डोज़ करने का काम जारी है। और जो कराची की इंतज़ामिया है, आपने ज़ाहिर है अखबार में ही पढ़ा होगा कि कुछ लोग क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं उस ज़मीन को, तो कराची की इंतज़ामिया ने बहुत क्लियर कर दिया कि इस ज़मीन को मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। वैसे भी पहले भी ये MDA की हदूद में ही आती थी। तो ये अपडेट है इसका जी। अब्दुल अज़ीम साहब हैं कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो आप लोगों का मैं मशहूर हूँ कि जो दौरे हाजिर में इस वक्त पोजीशन चल रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो इसमें एक बात मेरे जहन में यह है कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है। मुमकिन हो आप इत्तेफाक करें तो बता दीजिएगा, वरना उस पर आप हमें कह सकते हैं कि नहीं, आपका ख्याल दुरुस्त नहीं है। आज मैं जुम्मत की नमाज मक्का मस्जिद मोहम्मद अली सोसाइटी के पास है, वहाँ मैं पढ़ रहा था। खिताबत में इमाम साहब नो डाउट बहुत अच्छी तकरीर की और उन्होंने दुआ में कहा कि दोनों तरफ से मुसलमान जख्मी भी हो रहे हैं और शहीद भी हो रहे हैं, आपस में मोहब्बत पैदा हो। मेरा सिर्फ यहाँ एक सवाल था कि उसी खिताबत में आप ये कहते कि मौजूदा तालिबानी हुकूमत को अमारत इस्लामिया का दावा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान में मोहतरम गए देवबंद मसलब का विजिट करने, बेशक जाएं, लेकिन क्या वहाँ एक जुमला अदा किया या किसी हमारे इन खिताबत में मौजूद लोग या कोई उलमा इकराम इस बात को रोशन तो करें कि मस्जिदों की शहादतें हिंदुस्तान में, अजान पे पाबंदी, मुसलमानों पर तशद्दुद आम रवाज है, तो यह अमारत इस्लामिया सो कॉल्ड जबान पे ताले पड़ गए। तो पाकिस्तान में मेरी अपनी राय है कि उलमा कौंसिल को भी एक मजम्मती बयान देना चाहिए अफगानिस्तान के इस सो कॉल्ड अमारत इस्लामिया को। क्या मजाक दीन का बना रखा है, और लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो दूसरी तरीके से अपने आप को मुल्ला बन रहे हैं। सो कॉल्ड माजरत, ये ना मौलाना है ना आलिम है, इस्लाम कत्ल का हुक्म देता नहीं है। और अगर हमें दो भाइयों में लड़ाइयाँ कुरूला में भी हुई हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाता है कि वो ये, लेकिन जिसकी गलती उसकी गलती बताई जाती। तो मोहतरम इस्लामिया के अमीर साहब, आप उससे बगलगीर हो रहे हैं जो पाकिस्तान की नजरियाती जोग्राफिया भी हैसियत बदलने की बात करता है, और न सिर्फ ये करता है बल्कि मुसलमानों को कत्लेआम करता है। लिहाजा बस मैं ये चाह रहा था कि आप इत्तेफाक कर सकते हैं मेरे जज्बात से तो ठीक, नहीं तो इसी मीडिया के जरिए कुछ लोग तो मेरी बात सुन लेंगे। ठीक है, तो बहुत कमजोर है। मैं तो इत्तेफाक करता हूँ, 100% बिल्कुल 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ, आपकी हर एक बात से मैं एग्री करता हूँ। बदकिस्मती से जिनका आपने जिक्र किया है वो खुलकर तनकीद करने से थोड़ा सा कतराते हैं, शायद शर्मिंदा होते हैं, शायद उनको डर लगता है। ये ऑप्शन है मेरा ख्याल है जी। अब्दुल कादिर जुनेजो हैं हैदराबाद से। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, आपको और खोड़ो साहब को दोनों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आज का जो मौजू है वो आज गरम मौजू चल रहा है अफगानिस्तान का जी। तो मैं भी इसी पे बात करना चाहूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। तो भाईजान, बात ये है कि एक मैं आपसे, आप दोनों भाइयों से मैं बात पूछता हूँ
कि आपने कभी कभी ऐसी पूरी रात जाग के अपने घर की चौकीदारी की है कभी? जी। या कभी मोहल्ले की है? नहीं की है ना। इतनी बड़ी सरहद है, इस पे हमारे फौजी जवान जो हमारे हिफाज के लिए खड़े होते हैं, क्या हम सारे पीछे बैठ जाएं और कहें कि नहीं उनकी बेइज्जती होती रहे, वो मरते रहें? क्या ये आप लोग गवारा, या मैं ये गवारा नहीं कर सकते? हम ये कभी सर्दी कभी गर्मी, हम तो एयर कंडीशन में बैठते हैं, हम हीटर चला के भी बैठते हैं। ये जो सरहद है, जो नॉर्दर्न एरिया है, इसमें कितनी -15-20 तक जाती है, उसी में भी ये खड़े रहते हैं। तो बात यह है कि क्या उनकी ये बेइज्जती होती रहे, जो है ना अफगानी हमेशा के लिए जो हमारे फौजियों की बेइज्जती करते रहें, मारते रहें, और उनकी लाशों को उठा के और कपड़े उतार के कहें कि भाई ये हम घसीट रहे हैं? खुदा के बंदे, हमने जब पार्टीशन हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, तभी भी लोग जो है ना वो कुछ उधर रहे हैं, कुछ इधर रहे हैं। मैं थरपारकर से वास्ता रखता हूँ, मुझे पता है एक गांव का आधा उस तरफ चला गया, आधा इस तरफ चला गया, लेकिन पूरी बॉर्डर बंद हो गई है। क्या अफगानिस्तान की बॉर्डर हम बंद नहीं कर सकते? क्या ट्रेड जो है सिर्फ अफगानियों का ही है, जिसमें वो हमें कलशनकोफे भी दें, हमें चर्च भी दें, हमें सारी बुराई भी दें इधर, और यहाँ समंदर से उधर आगे चले जाएं? यार खुदा के वास्ते, अभी जो लीडर हमारे जो लीडर साहिबान जो इसकी मुखालफत करते हैं कि भाई बॉर्डर बंद न होना है, इनको अरेस्ट कर दो सबको। अभी ये टाइम है, इसी टाइम अगर ये टाइम गया ना तो फिर आपके पास कभी और टाइम हाथ नहीं आएगा। अभी कोई कतर बतर ये वो बातें करना छोड़ दो, अभी चला दो गोली, चला दो गोली, या इसराइल की तरह जो है ना वो बफर जोन बना दो, जिसमें कोई भी जो है ना अफगानी तुर्की और कुर्दिस्तान वाला जो मॉडल है, आप उसका जिक्र कर रहे थे। मैं तो कहता हूं कि जब तक ये मामला चल रहा है, एक दाना अनाज नहीं जाना चाहिए वहां। मेरी पर्सनल, अगर आप ओपिनियन चाहते हैं तो मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है। और कोई कॉलर है हमारे साथ? चलिए फिर ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अब्दुल्ला राजा साहब हैं कराची से। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मैं जरा ये, अगर आप मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग बैठे हैं, तजर्बेकार हैं, और ये जो इशू हमारे यहाँ आज जब चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर हो गई, और इसकी आप अगर बैकग्राउंड को देखें तो मेरे ख्याल में आपको समझ जाना चाहिए कि क्या मामला चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में यू शुड बी ब्रेव इनफ टू स्पीक अबाउट इट। यू जस्ट कांट इसके ऊपर हम क्या चल रहा है, बटरिंग नहीं कर, क्या चल रहा है राजा साहब? नहीं, मैं वो ऑन लाइव पे मैं बात नहीं कर सकता। नहीं तो मतलब कि आप इतने बहादुर नहीं है जितना आप चाहते हैं कि बाकी बहादुर बने। सर मैं नहीं। तो फिर सर देखिए, अगर मुझे पता ही नहीं है कि आप क्या बात कराना चाह रहे हैं हमारे से, तो फिर हम वो बात कैसे कर सकते हैं? नहीं, देखिए ना, इसका बैकग्राउंड देखें। ये सारे लोग जो इस वक्त अफगान रीजन के अंदर बैठे हुए हैं, पिछले 40 साल से इनका क्या है बैकग्राउंड, ये कहाँ से आए हैं, कौन है? अगर आप ये जिक्र कर रहे हैं, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि तालिबान की पाकिस्तान ने पुष्टपनाही की थी, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक मेरी बात तो सुन लें। अच्छा सॉरी, मुझको बोलने देना, 2 मिनट में लूंगा आपके, फिर आप सारा प्रोग्राम आप नहीं करना है, हम सब आपसे करें कि हम आपका प्रोग्राम करने लगे हैं। फॉर द लास्ट 40 years these people are not the real Afghanis. I think this is the fact. और ये आप देखें कि अभी साल भर पहले ये सब कतर में थे, 2 साल पहले ये सब यूएसए में थे। तो अच्छा, हाँ, ठीक है। एक्चुअली बैकग्राउंड देखें कि ये क्या है। ये अचानक हमारे से वॉर पे आ गए, हमें इन्वॉल्व कर दिया इसके अंदर, इंगेज कर दिया बल्कि। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल में लाइव की नहीं जा सकती हैं। और आप मुझे बहादुर ना कहें, क्योंकि हमारे यहाँ बहादुर जो है ना, वो नहीं कि आप आके दुनिया पे खड़े होके चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। कॉमन सेंस की बहुत सारी बातें होती हैं जो समझनी चाहिए। आप इस वक्त जिस जगह पे खड़े हुए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत ही शदीद डिप्लोमेटिकली सोचने वाली बातें हैं कि अचानक ये चीजें कैसे चेंज हो रही हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। ओके, ठीक है, ये एक कॉन्टेक्स्ट है यकीनन, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि अफगान नहीं है। आई मीन
चाहे वो दोहा में थे या मतलब जहां पर भी थे। अब किन की बात हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर ये तालिबान की बात कर रहे हैं तो जाहिर है वो अफगान हैं, वेरी मच अफगान। और अगर ये अशरफ गनी की बात कर रहे हैं तो वो भी अफगान है, अब्दुल्ला हामिद करज़ई भी अफगान थे। तो जाहिर है इन्हीं को हमने देखा है। उससे पहले जो मुजाहिदीन तंजीमें थी 7, वो भी अफगान थे। उससे पहले नजीबुल्लाह जो थे वो भी अफगान थे, दाऊद भी अफगान थे, ज़ाहिर शाह भी। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इनमें से कौन गैर अफगान था। और दूसरी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि 40 साल की पॉलिसी, ये तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी ओपनली कह चुके हैं कि यार हमने 30-35 साल जो है जो मगरिब ने हमारे के साथ मिलके हमने जो किया, हमने तो बेसिकली गंद फैलाया और फिर समेटा। जब समेटने लगे तो वो चले गए और हमें अकेला छोड़ गए। और उसके बाद से, और टू बी वेरी फ्रेंकली, पिछले 80 साल में पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है, तो पाकिस्तान को कभी समझ में नहीं आया कि इनसे डील कैसे करना है। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि ओपन है, इस पर तो कोई मतलब ढकी छुपी बात है ही नहीं। अगर दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि आप नहीं बात करना चाह रहे, अगर आप किसी ग्लोबल कंस्पिरेसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो आप खुल के बात कर सकते हैं, इसमें कौन सी कोई कतराने की बात है। हम जानते हैं कि बहुत कंस्पिरेसीज होती भी हैं। तो लेकिन राजा साहब, अनलेस यू आर क्लियर ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो हमें कैसे समझ आएगी कि आप क्या बात कर रहे हैं। सही, ये एक मसला है ना सर। राहिल अशर हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तो ज़रा मैं बात करूंगा। अभी थोड़े दिन पहले एफबीआर के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जी जो हमने टैक्स कलेक्शन की एक फिगर रखी थी उससे 32% जुलाई अगस्त सितंबर में ना कम रिसीव किया। हमेशा होता है। हाँ, तो उसमें ने कहा कि जी उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, एक रियल एस्टेट भी बड़ा स्लो है। उसके हवाले से एक बात करूंगा। देखें, जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास नायकॉप है, उनको पहले अगर वो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं, नायकॉप पे रखने वालों को ऑटोमेटिकली वो कंसीडर किया जाता था फाइलर। अब इस साल से ये हुआ है कि जैसे अगर कोई नायकॉप है, वो अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसको एफबीआर के कमिश्नर के पास जाके एग्जामिशन सर्टिफिकेट लेना होता है। और अगर वो एफबीआर के कमिश्नर के पास जाएगा, नॉन फाइलर का 11.5% है, फाइलर का 4.5%, वो जो बीच में फ़र्क आता है वो फिर एफबीआर के जो कमिश्नर साहब होते हैं, मैं अब आपको क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, वो फिर वो चीज़ कहते हैं जी इतना टैक्स करेंगे, इतना बच रहा है, इतने में से इतना मुझे दे दे। मैं समझ में नहीं आता कि ये सिलसिला अभी शुरू किया इन्होंने ये इस बजट के बाद से। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे जानने वालों ने सेल परचेज की थी, नायकॉप दिया, कोई एग्जामिशन सर्टिफिकेट कुछ नहीं लेना था। अब इन्होंने ये एक नई वो कह दें कि जी एक डाल दिए पक्के, जी आप कमिश्नर के पास जाएंगे, फिर जिनके पास कमिश्नर के पास जाएंगे फिर आप उनके पास जाके क्या होगा और आपको पता है वो फिर आपसे क्या मांगेंगे। मेरा ये सवाल है कि ये गवर्नमेंट ने क्यों किया, ये इसीलिए किया। अच्छा राहील भाई, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, इसके बारे में मुझे और हर कमिश्नर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर कमिश्नर एक सा नहीं होता। हाँ, ये भी है। और मलिक राशिद हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये बात करूंगा, देखें बड़ा और टॉपिक भी आजकल और थोड़ी झड़पें भी मुख्तलिफ हो रही हैं अफगान बॉर्डर पे और पाकिस्तान अफगानिस्तान। जी। देखिए हमारा अगर हमने 40 साल पहले के हालात का लोग अक्सर रेफरेंस देते हैं, हमने उसकी कई बार कीमत चुका दी। अब कब तक है सारी जिंदगी हम अपने शहादतें, अपने सिविलियंस को, अपने फौजियों को, बेचारों को क्या ऐसे मरवाते रहेंगे कि कोई उनकी कोई कदर कीमत नहीं होगी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बॉर्डर भी सील हो सकता है। और वो एक अलग मुल्क है, हम अलग हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर सारे जो अप्लाई होती हैं चीजें, वो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अब तालिबान ने भी, जहां 40 साल पहले वाले ये लोग नहीं है, ये अब आज देखें, आज इंडिया को शायद मोदी को ये नहीं पता कि जो हमारे नहीं हो सके किसी और के भी नहीं हो सके। ये इंडिया में भी हालांकि मुखालफत हो रही इस बात की कि ये आग से हम खेल रहे हैं इनकी फेवर करके। और एक बात बताऊं कि जी जैसे इंडिया की पाकिस्तान ने एक कन्विंसिंग तरीके से हमने वॉर अपनी इंडिया के साथ उसका जवाब दिया और पूरी दुनिया ने इसको माना। अगर ये खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो अब कोई ना कोई अभी अफगान बॉर्डर पे छेड़ने के बाद इंडिया लाजमी कोई एडवेंचर करता। इस वक्त हमें ये चाहिए कि हम आपस की कंट्राडिक्शंस को भूल के
अपनी फौज को, अपनी गवर्नमेंट को बैक करें पूरा, क्योंकि हम लोग ये देते हैं जी वो मुसलमान भाई हमारे, हम लोग जो मर रहे हैं उनको भी तो ख्याल होना चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों को क्यों मार रहे हैं। ये चीज इनको क्यों नहीं समझ आती। जो यहाँ से लोग जा रहे हैं, जो आम लोगों का अफगानी अगर जा रहे हैं वो आंसू बहा रहे हैं, वो अल्लाह हमारी हमदर्दी उनके साथ है बीइंग एक इंसानियत के, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनके एंड पे अफगान लोगों की पॉलिसी की वजह से हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है। हम कुछ धक्का नहीं दे रहे, हमने तो सालों मेहमान नवाजी की, क्या हमने अपने मुल्क को नहीं बचाना, अपने घर को नहीं बचाना? वो भी तो बचाना है ना। बिल्कुल, सब कुछ हो सकता है। नहीं मलिक साहब ना वो आपको अपना भाई समझते हैं, ना वो आपको मुसलमान समझते हैं। जो अफगान तालिबान है वो तो कुफर का फतवे लगा रहे होते हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान की अफवाज पर। और जहाँ तक बॉर्डर की बात है तो अक्सर तालिबान बात करते हैं ना बॉर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है। सर आप तो बॉर्डर को मानते ही नहीं है, तो अगर बॉर्डर ही नहीं है तो खिलाफ वर्जी कौन सी? दूसरे के बाढ़ तो लगी हुई है, और बाढ़ लगी हुई है, लेकिन 2600 किलोमीटर यार। हाँ। आप कैसे सील करोगे इस तरह की माउंटेनेंस हर 3 फुट पे एक फौजी तो नहीं होता। सर टेक्सास और मेक्सिको का बॉर्डर आप नहीं सील कर सकते, अमेरिका। और लोग का क्या ख्याल है यहाँ पर आप 100% सील कर सकते हैं? हमेशा ये आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन अगर बाढ़ लगी हुई है तो लोग इन्फिल्ट्रेट कैसे कर सकते हैं? बाढ़ काटी भी जा सकती है यार। आप 2600 रात भी होती है, रात भी होती है। अब 2600 किलोमीटर माउंटेनस टेरेन को कैसे मैनेज करना है? द बॉर्डर विल ऑलवेज बी फॉर अस, लेकिन उनके कहने तो ये है कि बॉर्डर ही नहीं है। तो चले, ये भी बात सही है, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मोहम्मद साजिद हैं चमन से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? ठीक हो? जी बिल्कुल खैर। सर थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर सकेंगे आप? जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। वो अब सही हुआ? जी अब बेहतर है। जी फरमाइए। अच्छा सर, मेरे अब दोनों से सवाल है, दोनों भाई से सवाल है कि देखो अफगानिस्तान महाजिरीन के बारे में। जी आप सुन रहे हैं सर? जी आवाज आ रही है। तो अफगान महाजिरीन के बारे में मैं आप लोग से खैर बहरहाल मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मेरा घर चमन से है और चमन के अंदर जो इस वक्त अफगान महाजिरीन की तकरीबन कोई 10,000 लोग खुली दश्त बियाबान में पड़े हुए, सैकड़ों ट्रक खड़े हैं जी। उसमें बच्चे हैं, खवातीन है, ऐसे गरीब लोग है कि इसके पास खाने का पैसे नहीं है। वो चमन लोग आवाम लोग उनको चांदा खाने पीने के बंदोबस्त करता है। आज चौथा दिन है कि इन हुकूमत को इस गवर्नमेंट को, इस लीडरों को इतना तरस नहीं है कि ये गरीबों को कोई बंदोबस्त करे, मीडिया की इनकी कवरेज करे, या ये जो सरफराज भुट्टी है वजीर आला बलूचिस्तान की, इसकी बंदोबस्त करे। इतना जुल्म हो रहा इस बेचारों के साथ, चार दीवारी पायमाल करके पुलिस इनके घरों में घुस के पैसे लेता है, बच्चे लेता है, कोई छोड़ के अगला दिन फिर जाके छापे मारता है। चलो वो बेचारे जा रहे हैं। अभी आज कोई कवरेज टीवी पे कोई दिखाता है कि यहाँ पे खुले जमीन के आसमान तले 10,000 से 11,000 लोग पड़े हुए। इंतहाई अफसोसनाक बात है साजिद साहब, इंतहाई अफसोसनाक। और जो लोग वापस जा रहे हैं कम से कम उनसे बतौर मेहमान उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन इन मामलात में ना यार, जिसका जहाँ जो भी चांस लगता है, नहीं लेकिन वो तो फैमिलीज हैं। नहीं मैं बात कर रहा हूँ ये जो अभी साजिद साहब ने कहा ना कि कोई छापा मारता है, कोई उसे ये ले लेता है, कोई वो ले लेता है। जब आप देखते हैं ना कि एक बिल्कुल वल्नरेबल, अनप्रोटेक्टेड पॉपुलेशन है, तो जिसका भी बस चलता है ना वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। देखें, आपने कहा कि जी वो चले जाएं अपने मुल्क, अब वो अपने मुल्क जा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर बंद हो गया तो 10,000 लोग वहाँ, उनका कसूर तो नहीं है, वो बैठ गए। तो अब उसकी देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर है हुकूमत की है। जाहिर है और करनी चाहिए। देखिए ये कुछ बेसिक मिनिमम ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस। हाँ। अब जहाँ तक ये पूरा अफगान पनाह गुज़ीन का मामला है ना, अब अगेन मेरी राय इसमें बदलती रहती है, लेकिन एक चीज़ इसमें क्लियर है कि देखें जो कुछ हुआ है ये इनकी गलती नहीं है। अभी इनको एक जियोपॉलिटिकल डायलेमा जो पाकिस्तान हो रहा है, हाँ, मोहरा बनाया गया, ये मोहरा है इस वक्त, और ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत भी है। इसी तरह हाँ, वो जो है इस्लामाबाद का जो अर्जेंटीना पार्क है, अभी डॉन में एक स्टोरी आई है कि वहाँ 300 के करीब अफगान फैमिलीज़ हैं। पहले किराए के मकानों में रहती थी, फिर उन्होंने कहा जी आप वापस जाएं।
लेकिन वो ज़्यादातर वो हैं जो तालिबान के बरसे इक़्तिदार आने के बाद यहाँ आए हैं कि वापस कैसे जाएं। तो वो इस अर्जेंटीना पार्क में 2 महीने से खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, तो अब उनका क्या करें? और को मतलब बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। देखिए ये तो अभी आए हैं ना। हाँ। आपने कहा ना ये तो तालिबान के आने के बाद आए हैं, राइट, 2021 के बाद। लेकिन जब तक वो नहीं जा रहे, आई एग्री। मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ कि देखें बाकी जो 40 साल से यहाँ पर हैं, हाँ, I mean, आप देखें कि कितनी एक एक्सट्रीम और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट कर गई है कि उनको वापस भेजा जा रहा है। हालांकि वो पूरी जबान भी नहीं जानते, बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन अ वैक्यूम। ये भी हमें बात तस्लीम करनी होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, साजिद साहब जो आपकी बात है उससे डिसएग्री हम नहीं कर सकते। उनका बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। उनको कोई उनको अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो यकीनन कर रहे हैं, तो उनको रोकना भी चाहिए। आई मीन सही है, हमारी काबुल के साथ जो रिलेशनशिप है वो आपके सामने है, हम सबके सामने है। लेकिन आम लोग इधर के हों या उधर के हों, वही, लेकिन मसला वही है ना, गेहूं के साथ सर घुन भी पिसता है। वही ये ऐसा ही है, यही है। मोहम्मद शामिर हैं कराची से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने भी एक बात, ज़रार साहब आपने एक बात की थी कि बॉर्डर को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है फॉर आवर फोर्सेज एंड आवर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स जो हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो सर हम इसको ट्रेड के थ्रू, जो क्योंकि अफगानिस्तान की पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो क्या कहते हैं जो भी हो, बिल्कुल वो मोस्टली अफगान आते हैं इन पिशावर इन कोयटा फॉर देयर ट्रीटमेंट। हम उस रास्ते के थ्रू क्यों नहीं उनको प्रेशराइज कर रहे हैं? हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्यों नहीं उनको कहते हैं उनकी ट्रेड की जो है उस पर बैन लगा रहे, उनको कराची पोर्ट का जो एक्सेस दिया है बस पे क्यों नहीं पाबंदी लग रही? अगर ये चीज हमने 2021 के बाद अगर स्टार्ट की होती तो मुझे नहीं लगता कि कहते ये हालात जो थे, जो टीटीपी कर रही है अंडर द अफगान गवर्नमेंट, तो ये रुक सकता था। बट हम इसमें क्यों फेल है यार? ये किया है, यही तो मसला है ना सर, ये किया है। इनफैक्ट अभी ही किसी ने इसके ऊपर एक आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट किया था। उससे अगर आप 2 मिनट बात कर लें, मैं आर्टिकल ढूंढ लूँ इतने में। मतलब कैरेट और स्टिक दोनों हैं, लेकिन मसला है यही है कि वो हल नहीं हो पा रहा मसला किसी भी तरह से। वो ये कहते हैं कि जी तालिबान जो पाकिस्तानी टीटीपी है वो आपका अंदरूनी मामला है। तो अगर अंदरूनी मामला है तो भैया फिर वहाँ से बॉर्डर पार से कौन आ रहा है ये नहीं बताते वो। अच्छा, अब शामिर साहब थे ना, शामिर साहब आपकी बात दुरुस्त है। ये जो स्टिक है ये इस्तेमाल की गई है। इस वक्त की अगर मैं आपको अपडेट दूं, और ये आज की ही खबर है, अबाउट 11-12 घंटे पुरानी है, कि तमाम जो अफगान ट्रांजिट कार्गो ट्रांसपोर्टेशन पूरे मुल्क में वो इस वक्त सस्पेंड की गई है। अब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और ये तो मतलब बच्चा भी जानता है कि अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी है ऑन गुड्स जो पाकिस्तान के थ्रू जाते हैं अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के से आके पाकिस्तान के थ्रू जाते हैं जहां भी उसकी फाइनल डेस्टिनेशन हो। तो ये बात तो अफगान तालिबान को भी समझनी चाहिए थी ना। दे आर फाइटिंग एन अनविनेबल वॉर, और अपने ही कौम का वो नुकसान कर रहे हैं अपने ही मकासद हासिल करने के लिए। तो एक बहुत ही अजीब व गरीब सिचुएशन है। जब मुझे याद है जब काबुल इनके हाथों में आया था तो हमने कई इसके ऊपर डिबेट्स की थी उन दिनों में भी, और जो लॉजिक है वो ये था कि आप पाकिस्तान के साथ बना के रखें, बिकॉज आपकी सप्लाईज यहाँ से आ रही हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारे लॉजिक और उनके लॉजिक में जमीन आसमान का फर्क है, जिसका सबूत हमने देख लिया है। दे वांट कि भाई आप फाटा मर्जर को पीछे वापस लें, आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अफगान स्टाइल शरिया नाफिज करें। ये तो किसी भी रियासत के लिए कबूल नहीं है। तो ये जो बाकी जो सारी जो टूल्स हैं, लीवर्स हैं, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये इस्तेमाल किए गए हैं और इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस वक्त वी आर इन अ पोजिशन where there are no good options, there are bad options and there are worse options. हमारे लिए एक ऑप्शन है कि हम इस वक्त क्या वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कराची से हैं आमिर अली साहब। आमिर भाई वक्त कम है, लिहाजा प्रिसाइज अगर बात करें तो बहुत इनायत होगी। कोशिश करूंगा कि मैं मुख्तसर बात करूं। मैंने आज थोड़े से कंट्रास्टिंग व्यूज सुने। एक तरफ कहा गया कि जियोपॉलिटिकल डायलेमा है, दूसरी तरफ बोला गया कि अफगान रेफ्यूजीज
वल्नरेबल हैं। आपने खुद फरमाया कि 14,000 लोगों की बस्ती को मुनहदम कर दिया गया। तो मुल्क पूरा कंफ्यूजन का शिकार है कि क्या हम उन्हें वापस भेजना चाहते हैं या वी वांट देम टू स्टे इन, क्योंकि 40 साल से हम एक पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिकल प्राइस तो लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स की पे कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्यों अब तक 40 साल के बावजूद भी कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं? हम उन्हें वल्नरेबल भी समझते हैं। तो अलमिया है सर, यही तो मसला है, यही तो सवाल पूछ रहे हैं। और आपकी तरह यह मतलब मैं जाती तौर पर वसत का मुझे नहीं पता, लेकिन कंफ्यूजन तो बहुत है ना यार। वो कंफ्यूजन हमारे नहीं, मुझे भी यही पता है जो आपको पता है। वही ना, यही तो है सर, यही तो अलमिया है। आई मीन यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड इट। जवाब शायद हमारे पास इसका नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन के कांटेदार दरख्त पे लगे हुए फल हम मुसलसल खा रहे हैं। वाह, ऐसा ही। अच्छा, इकरामुल्लाह साहब हैं मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वसतुल्लाह खान साहब, ज़रात साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं और इससे आवाज जा रही है बाहर, आप ये मौसर आवाज। हाँ, लेकिन आपके पास टाइम कम है। जी जी जी, देखें जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मियाँ वाली के इलाका कलाबाग कोट शांदना में अफगान महाजरीन कैंप था जी, जो अफगान महाजरीन के जाने के बाद फिर बंद कर दिया गया है। इस अफगान महाजरीन के कैंप के मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाले पाकिस्तानी मर्द और खवातीन तालीम याफ्ता थे, जो बगैर वहाँ मुलाजिम थे, जो बगैर वाजिबात अदा किए उनकी मुलाजमत से उन्हें फारग कर दिया गया है। वाह। हालांकि दुनिया में जितने भी शहर ममालिक हैं, तो UNHCR के साथ काम करने वाले मुलाजमीन जो कि 5 साल UNHCR के साथ काम करने के बाद इन मुलाजमीन के साथ पेंशन अलाउ की जाती है जी, मगर पाकिस्तान में UNHCR के साथ 40 साल काम करने वाले इन मुलाजमीन को बगैर कुछ दिए सरफारग कर दिया गया है। अब ये जुल्म है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल है, कोई और जराए आमदन नहीं है, ये मर्द व खवातीन है, ये बेचारे अपनी उम्रों का हिस्सा दे चुके हैं, लेकिन हालात ये हैं कि वो बेचारे रो रहे हैं। मैं यहाँ पर मकामी सहाफी हूँ सिकंदराबाद मियाँ वाली से, और मैं उनकी आवाज उठाता रहता हूँ अक्सर सोशल मीडिया पर भी और अखबारात में भी लगी, लेकिन अभी इन बेचारों को ना किसी चीफ कमिश्नर साहब ने सुनी है, ना मिनिस्ट्री ऑफ सैफरान ने इनकी बात। इकरामुल्लाह साहब, तो कुल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कुल कितने लोग होंगे इस तरह जो मुतासिर हैं? अगर आपको अंदाज़न ये तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह है, अंदाज़न अगर आप अंदाज़न बता सकें। कम से कम 200-250 लोग 200-250 लोग, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इस पर थोड़ा सा। UNHCR के हैं तो UNHCR से इनको पेंशन दी थी, मतलब इसका प्रोसीजर क्या है आपको? है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो, कुछ ना कुछ होगा मामला। UNHCR के अगर डायरेक्ट मुलाजिम हैं तो फिर तो बहुत हैरत की बात है, फिर तो बहुत हैरत की बात। हाँ, लेकिन अगर वो ये है कि UNHCR ने किसी कंपनी से थर्ड पार्टी के थ्रू यार बस इतने काम लोग चाहिए, तो फिर वो ये है कि मुझे लग रहा है यही है कॉन्ट्रैक्ट पे, मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि UNHCR की तो अपनी होते हैं यार, इतने नहीं होते, UNHCR के अपने नहीं होते एग्जैक्टली। चलिए इस पर हम देखते हैं, इंशाल्लाह अगर इस पर कुछ पता लगा तो हम इसको यकीनन ऑन एयर इस पर बात करेंगे। इकरामुल्लाह साहब, आपके बहुत शुक्रिया कि आपने इस मसले की निशानदेही की। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।